न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। आम आदमी पार्टी विधायक उमेश मकवाना का इस्तीफा। डीके शिव कुमार बोले ये बंद मामला है। बेंगलुरु में कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। आम आदमी पार्टी विधायक उमेश मकवाना का इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के बोटाद से विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वे विधायक बने रहेंगे और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। उमेश मकवाना ने कहा, मैंने 20 साल तक भाजपा में विभिन्न पदों पर काम किया। जब गुजरात में आम आदमी पार्टी का नाम तक नहीं था तब मैंने भाजपा छोड़कर आप का दामन थामा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पार्टी डॉक्टर BR आम्बेडकर के विचारों और सिद्धांतों से भटक रही है। यही कारण है कि मैंने सभी पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है। नहीं, आपने देखा होगा मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से ज़्यादा काम किया अलग अलग पदों पे। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी को कोई पहचान भी नहीं रहा था तभी मैं सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के और बड़े पद को छोड़ते तब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। वो इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो गुजरात में गरीब समाज ज़्यादा है, पछात समाज है, OBC समाज है, तो उसको क्या न क्या अन्याय हो रहा था, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जब भी प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है तो हमारे कोली समाज को आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आती थी तो भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन भी वो मुख्यमंत्री कोली समाज का या पछात समाज का, OBC समाज का नहीं बनाया। मात्र एक बार नरेंद्र भाई मोदी को साहब को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, लेकिन उसके बाद एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने OBC समाज का या कोली समाज का एक भी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जब भी हम गुजरात में सबसे ज़्यादा वोट है तो वो पछात समाज का है, कोली समाज का है, OBC समाज का है। जब भी उसकी मुद्दा उठाने की बात आती है तो वो कांग्रेस भी पीछे हट कर जाती है। जब भी इलेक्शन आता है तब वोट सबसे ज़्यादा ये पछात समाज के पास है, कोली समाज के पास है, ठाकुर समाज के पास है। तो सभी नेता, सभी पार्टी वोट ले जाती है। जब भी बड़ा पद देने की बात आती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी पार्टी अपना हाथ ऊपर कर देती है और जो पिछड़े जो पछात समाज के नेता है, OBC समाज के नेता है, कोली समाज के नेता है, उसको कोने में बिठाया जाता है और उसको जो स्वर्ण ज्ञाति का जो नेता है उसको सर पे बिठा के बड़ा पद दिया जाता है, CM बनाया जाता है या तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसी विचारधारा हम रखते हैं तो हम बाबा साहेब आम्बेडकर का अपने हर ऑफिस में फ़ोटो रखते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा, मूल विचारधारा से हम भटक रहे, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। इसलिए आज मैंने सभी पदों से आम आदमी पार्टी के जितने भी पद है सभी पदों से मैंने राजीनामा दे दिया है और आगामी दिन में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पछात समाज के जो हमारे सामाजिक नेता है उसके साथ मेरी मीटिंग है। जब भी वो हम सब मिलके ये निर्णय लेने वाले हैं आगामी समय में नई पार्टी बनाए कि क्या करना है। मतलब जो भी हम करेंगे हम हमारी गुजरात की जो पछात समाज के जो हित में होगा वो उमेश मकवाना उसमें शामिल हो गए। अभी मैं आम आदमी पार्टी के तौर पे कार्यकर्ता के तौर पे अभी चालू हूँ। रही बात बोटाद विधानसभा जो है मेरी, तो अभी मैं अपनी बोटाद की जनता के बीच में भी जाने वाला हूँ। बोटाद की जनता को मैं पूछने वाला हूँ, लेकिन मेरी बोटाद की जनता जो भी निर्णय लेगी वो उमेश मकवाना जरूर करेंगे। आप कांग्रेस या बीजेपी ज्वाइन करने की बात करेंगे? नहीं, बीजेपी ज्वाइन करने की कोई शक्यता है ही नहीं। बीजेपी में तो मैं था ही। बीजेपी में हमारा कोली समाज का आवाज़ नहीं, मुद्दा नहीं उठाया एक भी। बीजेपी में आज के दिन भी बीजेपी ने हमारा मुख्यमंत्री कोली समाज का नहीं बनाया, पछात समाज का, OBC समाज का नहीं बनाया। उसमें जाने की कोई बात ही नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में गुजरात में है ही नहीं, ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। बात है
हमारे पश्चात जो समाज है, ओबीसी समाज है, एससी एसटी जो हमारे कोली समाज है, तो जो उसके हित में जो काम करेगी, अगर ज़रूरत पड़े तो शायद हम अपनी खुद की पार्टी बना सकते। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीके शिव कुमार बोले, ये बंद मामला है। इंदिरा गांधी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट पर भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाने के बाद मामला गर्मा गया है। इस प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा। डीके शिव कुमार ने कहा, मुझे लगता है कि भाजपा के साथ कोई न कोई समस्या हमेशा बनी रहती है। इमरजेंसी के बाद भी देश की जनता ने इंदिरा गांधी को 1980 में स्पष्ट जनादेश देकर सत्ता में लौटाया था। उन्होंने इसे देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। Indira Gandhi to Hitler, BJP has compared and a case has been filed, sir. FIR has been lodged, sir. Not really. Sir, in English, sir. See, I think some problem with the BJP. They should know that after the emergency declared, the entire country has given a mandate to Indira Gandhi. She ruled the country in 1980. The Janata Dal or any other parivara could not maintain and they could not bring back their government. So the Congress party under the leadership of Indira Gandhi has come back to power. She has ruled, she has contributed her life, sacrificed her life for the sake of this country. Now for the sake of publicity they are just discussing on that. What is there in that? Everything is a closed matter. After 50 years they can only deliberate and communicate that who has been affected out of it. Nothing is. India has stood strong. India needs a disciplined country. What our Mallikarjun Kharge has said, what is going on in BJP? You ask all the BJP leaders internally, ask all the MP. I don't want to disclose on that. Sir, many MLAs are speaking against the chief minister. Many MLAs are speaking against the chief minister. Is this a sign, sir? Many MLAs are speaking openly against the chief minister. Is this a sign that he's losing grip on administration? I don't know about it. I have not heard about it. Whatever is there, my party high command leaders will come. I am also speaking to all of them, and there is nothing in that. There is nothing to blow up on that. JDLP आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इंदिरा गांधी पर एक्स पर पोस्ट को लेकर विरोध। बेंगलुरु में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई भाजपा की पोस्ट के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर इंदिरा गांधी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने नारेबाजी की और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप करना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
योगी सीएम ने गाजियाबाद में डेटा सेक्टर की नींव रखी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने जहां एक और डाटा सेक्टर की आधारशिला रखी, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का युग डेटा और डिजिटल क्रांति का है। गाजियाबाद में ये डेटा सेंटर न सिर्फ उत्तर प्रदेश की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमित शाह बोले, अपनी भाषा पर गर्व जरूरी। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषाई अस्मिता और आत्मसम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा या विदेशी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा के प्रति गौरव और आग्रह होना चाहिए। अमित शाह ने कहा, किसी भाषा का विरोध नहीं है, किसी विदेश भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन आग्रह अपनी भाषा को गौरव का होना ही चाहिए। आग्रह अपनी भाषा बोलने का होना चाहिए, आग्रह अपनी भाषा में सोचने का होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना चाहिए और जब तक व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेगा, अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। साल की यात्रा को हमने आज समाप्त किया और ये पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 75 साल हुए तब कही, उसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण प्रण है। और जब तक व्यक्ति अपनी भाषा का गौरव नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं करता, अपनी सोच, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं गढ़ता, हम गुलामी की भाषा से, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए, आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। और पूर्णतः विकसित राष्ट्र की संकल्पना तभी हो सकती है जब विरासत को परिभाषित करने का भाषा एकमात्र माध्यम है, इसका महिमा मंडन हो। जहां तक देश का सवाल है, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी पहचान और हमारी जीवन संस्कृति, ये सभी भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ा सकते और भाषाओं को जीवंत रखना भी इतना जरूरी है और भाषाओं को समृद्ध करना भी इतना जरूरी है। ये सभी प्रयास हमने आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं पर के लिए और विशेषकर राजभाषा के लिए करने चाहिए। मित्रों, आज बंकिम चंद्र आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। डॉक्टर प्रमोद सावंत बोले, सहानुभूति से सशक्तिकरण किया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पोरवोरी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फैक्ट की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस अनूठे महोत्सव के लिए पंजीकरण आज शुरू हो गए हैं। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सहानुभूति से सशक्तिकरण, जागरूकता से कार्यवाही और बहिष्कार से समानता की ओर बढ़ रहे हैं। पर्पल फैक्ट विलंगता समावेश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतीक है। उन्होंने इस पहल को 2030 तक समावेशी गोवा के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कदम बताया है। आते हैं इंक्लूसिविटी के उसके ऊपर डिस्कशंस होता है और पॉलिसी मेकिंग में हमेशा के लिए दे सबमिट द पेपर। लास्ट टाइम के इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के बाद ढेर सारी कंट्रीज ने पर्पल फेस्टिवल करना स्टार्ट कर दिया, ढेर सारे स्टेट्स ने खुद का पर्पल फेस्टिवल करने स्टार्ट कर दिया। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ मेरे मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट को इस पर्पल फेस्टिवल, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के बाद
पूरे देश में चेंज आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इस पर्पल फेस्टिवल का बहुत ही अभिनंदन किया है और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस से खुद इस कार्यक्रम में यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। मुझे पता है इस डिसेबिलिटी कमिश्नर्स और बाकी मिनिस्टर्स बाकी स्टेट्स के यहाँ आते हैं। डेफिनेटली विल इन द एक्सचेंज ऑफ द पॉलिसीज, एक्सचेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द ईच एंड एवरी स्टेट्स एंड एवरी एसोसिएशन एक दूसरे से करते हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि इस तरह के जो एसोसिएशंस हैं और डिसेबिलिटी के लोग जो हैं एक खुद के इनोवेशन पे काम करते हैं, खुद के रिसर्च करते हैं और इस तरह के इंक्लूसिविटी पे काम करने के लिए ढेर सारे एसोसिएशन, मैं जस्ट उल्लेख करूंगा स्पेशली द एसोसिएशन विच हैज कम फ्रॉम द आसाम, केरल, इस तरह के स्टेट से भी जो एसोसिएशन से यहाँ पे आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव चीज़ डिसेबिलिटी के लिए दिखाई थी। ऑल टुगेदर फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और द पर्सन विद द डिसेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली द 12% ऑफ द लोग, इनके लिए इस तरह से काम करना मैं उचित समझता हूँ। और इसी आज दिन रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर होते हुए भी 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक इस पर्पल फेस्टिवल्स यहाँ पे स्टेट में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक स्टेट में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, पूरी स्टेट पर्पल फेस्टिवल से कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होंगे। पूरे गोवा के लोग के साथ साथ बाकी यूथ जो वॉलंटरीली काम करते हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और खास करके घोषित करना चाहता हूं क्योंकि आज तक इंटेलेक्चुअल डिसेबल के लिए ऑफिशियली कोई बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे और 10th पास 12th पास ऑफिशियली जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गोवा सरकार की कोशिश रहेगी इसी साल हम उनको 10th पास 12th पास या डिप्लोमा अदरवाइज ITI सर्टिफिकेट देने के लिए हमारी सरकार की कोशिश रहेगी और इंटेलेक्चुअल लोगों को जॉब में उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गोवा हमेशा के लिए इंक्लूसिव गोवा 2030 तक हमारा टारगेट कंप्लीट करेंगे। हम एक्सेसिबल गोवा, इंक्लूसिव गोवा की कैंपेन विकसित गोवा 2037 के साथ साथ चला रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सिर्फ हम माइंडसेट चेंज करते हुए सिंपैथी से हम एम्पावरमेंट करेंगे, अवेयरनेस से एक्शन में आएंगे, एक्सक्लूसिविटी से इक्विटी में आएंगे। गोवा के पूरे लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होते हुए मैं इंटरनेशनल, नेशनल सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट करता हूँ जितने जल्दी हो सके। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरुगन भक्त सम्मेलन में पेरियार अनुदयी की आलोचना पर विवाद। पिछले सप्ताह मुरुगन भक्त सम्मेलन के दौरान पेरियार में अनुदयी की कथित आलोचना वाले वीडियो चलाए जाने के बाद तमिलनाडु की राजनीतिक में विवाद गहराता गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कच्ची VKC के प्रमुख थोल तिरुमावलन ने भाजपा और AIMDMK के रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर दिया है। थिरुमावलन ने तीखा बयान देते हुए कहा कि जिस सम्मेलन में हमारे सामाजिक न्याय के स्तंभ पेरियार और अनुदयी का अपमान किया गया, वहां की घटनाओं के बावजूद अगर AIADMK भाजपा के साथ गठबंधन में बनी रहती है तो ये उनके लिए एक राजनीतिक आत्महत्या होगी। அதிமுகவோடு பாஜக இருப்பதனால் அதை வீழ்த்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது. அதனால் அது அதிமுக தலைமையிலான அணி என்பதை விட பிஜேபி தலைமையிலான அணி என்கிற ஒரு தோற்றம் உருவாகி இருக்கிறது. அவர்களும் அதை திட்டமிட்டு பிஜேபி தான் இதை லீட் பண்ணுதுன்னு திரும்ப திரும்ப அமித்ஷா வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. என்னை போன்றவருடைய பார்வையிலும் கூட அதிமுக ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது, பிஜேபி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது. அப்போ பிஜேபி தான் வந்து அந்த அணியை லீட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்குது. எனவே பிஜேபி இங்கே நிலை கொள்வதை நாம் எப்படி அனுமதிக்க முடியும்? தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதிக்கான குரல் கடந்த அரை நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக வலுவாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதிமுக என்கிற ஒரு திராவிட இயக்கத்தில் வளர்ந்தவர்தான் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகிய தலைவர்கள் தலைமை தாங்கிய திராவிட இயக்கம், பெரியார் இயக்கம், அதிமுக. அந்த இயக்கத்திலே வளர்ந்தவர் இன்றைக்கு பாஜக தலைவராகி இருக்கிறார். அப்படி தெரிந்துதான் அவரை தலைவர் ஆக்கியிருக்கிறார்கள் பிஜேபிக்காரர்கள். அதிமுகவை விழுங்குவதுதான் பாஜகவின் உடனடி திட்டம்
இதை அதிமுககாரர்கள் எப்போது புரிந்து கொள்ளப் போகிறார்கள்? நாங்கள் 2 சீட்டாக குறைகிறோம், 1 சீட்டாக குறைகிறோம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் ஆண்ட கட்சி இல்லை. ஆண்ட கட்சி இன்றைக்கு 65 எம்எல்ஏக்களை கொண்டிருக்கிற கட்சி. அது தேய்மானம் அடைவதற்கு அதிமுக உடன்படுகிறதா? பாஜக அப்படி ஒரு செயல் திட்டத்தோடு இயங்குகிறதா இல்லையா? முருக பக்தர்கள் மாநாட்டில் பெரியார் அண்ணா என்கிற இருவரும் தலைவர்களை கொச்சைப்படுத்தி வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அது எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை என்று சொல்லுவது உடன்பாடான கருத்தாக தெரியவில்லை. அப்படிப்பட்டவர்களோடு எப்படி இவர்கள் பயணிக்க முடியும்? எப்படி பயணிக்க துணிகிறார்கள்? பெரியாரையும் அண்ணாவையும் கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய பாஜக சங் பரிவார் அமைப்புகளோடு அதிமுக பயணிப்பது என்பது தற்கொலைக்கு சமமானது. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में सीएम योगी ने रखा डेटा सेक्टर का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक आधुनिक डेटा सेक्टर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत विजन को रेखांकित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब के लिए देश को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया है, अभाव से मुक्त और पूरी तरह विकसित भारत का निर्माण। इस लक्ष्य की पूर्ति रत्न और मणिक रत्न कंपनियों जैसे संस्थानों के माध्यम से ही संभव है। भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के संकल्पों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों के सामने 2047 का एक लक्ष्य दिया। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत हो? वह भारत लाचार भारत न हो, वह भारत दुनिया के सामने अभाव से ग्रस्त भारत न हो, वह भारत आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो, और विकसित भारत की राह जाती है इस प्रकार की मिनी रत्न और रत्न संस्थाओं के माध्यम से, जो सीएल ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी के माध्यम से पिछले 10-11 वर्ष के अंदर डिस इन्वेस्टमेंट को धता बताते हुए, उसको नकारते हुए आज अपने आप को एक लाभांश कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया है। अब याद करिए, 1974 में स्थापना के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहां पे फोटो सेल की स्थापना करनी है। देश के अंदर पहला काम इस संस्था ने इस दिशा में कदम उठाते हुए किया था, और आज देश का पहला ऐसा डाटा सेंटर यहां पे स्थापित हो रहा है जिसके पास अभी तक भारत में जिसके पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं, और जिस प्रकार के एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि यह एक शानदार यात्रा को प्रदर्शित करता है और नए भारत की उस यात्रा को प्रदर्शित करता है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से अपने जीवन का हिस्सा माना है, और उन संकल्पों के साथ जुड़ करके हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है। यह आज सीएल के जज्बे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, विभाग के सभी अधिकारियों का इसके लिए हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंद्रशेखर शर्मा का बयान दुनिया जैसे थम गई हो, व्यापार पूरी तरह बंद। लॉक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने वैश्विक व्यापार स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास संघर्ष और ईरान से जुड़ी परिस्थितियों के चलते पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया थम सी गई है, न जहाज चल रहे हैं न लोग कहीं जा रहे हैं। युद्ध के चलते सर सभी को अवगत है, सारा पूरा कारोबार सभी स्थगित हो गया। युद्ध होने से, रशिया और यूक्रेन के युद्ध से, इजराइल के, हमास और ईरान के युद्ध से पूरा दुनिया एकदम स्तब्ध रह गई। सारी दुनिया ठहर गई। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जहाज जा रहा है, ना कोई आ रहा है। सब अपने अपने वतन को भाग रहे हैं, अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। कोई कहीं ऑर्डर नहीं मिल रहा, कोई पैसा नहीं देना चाहता, कोई कारोबार की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि सब जगह युद्ध युद्ध युद्ध। सुबह से ही देखिए शाम तक युद्ध युद्ध। ताला भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है, हमारी लेबर पूरी तरह प्रभावित है। हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक रुका हुआ है, सारी मशीनें हमारी, सारे ऑर्डर हमारे कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि कहीं पे भी शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो माल कौन लेगा, कौन सा जहाज जाएगा। सारी मशीनें हमारी रुकी पड़ी हैं। हमको चारों तरफ से हम पे संकट है, अप्रत्यक्ष रूप से संकट है, जो सामने से नहीं दिखता। सारा विराम लगा पड़ा है, कारोबार पूरा स्थगित है। अब युद्ध के विराम होने से हमको शांति है, हमको उम्मीद है कि अब हमको ऑर्डर मिलेंगे और अब दोबारा से कारोबार चालू होंगे। कहीं पे कुछ न कुछ मतलब स्थिति में सुधार आएगा, ऑर्डर मिलेंगे, पेमेंट भी मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसा हमारी कामना है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर दर्दनाक हादसा, बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस दुर्घटना ग्रस्त, 2 की मौत, 50 से अधिक घायल। उत्तर प्रदेश की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस सड़क पर फिसलकर खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पुलिस और राहत दल पहुंचा। घायलों को पीजीआई और अन्य नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के सामने आई तस्वीरें में देख के ये लग सकता है कि घायल यात्रियों का इलाज जारी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीडीपी अस्पताल में महिला मरीज के साथ दुष्कर्म और मौत के मामले पर सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। डीजीपी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज के साथ सहरोगी द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म और बाद में उसकी मौत के मामले पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई मरीज इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो और वहाँ उसके साथ बलात्कार हो जाए और फिर उसकी मौत हो जाए। पीड़ित की उम्र सिर्फ 20 साल की थी। सरकार ने इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन सरकारी स्कूल और अस्पताल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देखिए, ये बहुत सीरियस मामला है। मेरी याददाश्त में ऐसा कभी नहीं मैंने सुना कि एक पेशेंट जो अस्पताल में इलाज कराने आई हो, उसके साथ उस अस्पताल में बलात्कार हो जाए, और वो भी ऐसा निर्मम बलात्कार हो कि उसके अंदर फिर उसकी मृत्यु हो जाए। वो पेशेंट बताया जाता आईसीयू में थी, उसके साथ वहाँ पे बलात्कार हुआ। 20 साल की पेशेंट थी, जवान थी। उसके बाद सरकार ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की, छिपाने की पूरी कोशिश की, और अब वो लड़की मर गई है। तो भी सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं आई। सरकार की तरफ से ये नहीं आया कि मुख्यमंत्री परिवार से मिली हों, या मुख्यमंत्री ने कंपनसेशन अनाउंस किया हो, या मुख्यमंत्री ने कुछ अस्पताल की सुरक्षा के लिए कोई मीटिंग बुलाई हो। ऐसी कोई खबर नहीं आई है। इस खबर को भी दबाने की कोशिश की गई। मेरे ध्यान में नहीं आता कि ऐसा कभी अस्पतालों में हुआ हो। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इसी अस्पताल में, जगप्रवेश चंद्र अस्पताल के अंदर, एक मरीज के साथ बलात्कार हुआ था। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, मगर इससे तो ऐसा लगता है कि वही 2013 से पहले की जो व्यवस्था है दिल्ली में वापस आ गई है। वही अस्पतालों और सरकारी स्कूलों का बुरा हाल होना शुरू हो गया है। सरकारी अस्पतालों को और सरकारी स्कूलों को इसलिए नीचे लाया जा रहा है ताकि प्राइवेट अस्पतालों की चांदी हो जाए, प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी शुरू हो जाए,
और वही पुरानी व्यवस्था दिल्ली में वापस आ रही है। जो पिछले 10-11 साल के अंदर सरकार ने काम किए थे, उस सरकार को लगभग वापस जो है जीरो पे लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीज क्षेत्र में सुरक्षा दिवस मनाया गया। मंत्री ने दुर्घटनाओं में कमी लाने पर दिया जोर। नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने आज विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा दिवस के अवसर पर कहा कि देश भर में अब तक लगभग 12,000 दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें से कई जाने भी गई है। उन्होंने बताया कि ये मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसों को रोकने और कम करने के लिए काम किया जाए। मंत्री ने कहा कि इसीलिए हम आज सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, ताकि सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने सभी से सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों को कड़ाई से पालन करने की अपील की है। आज का दिन हम इस पावर क्षेत्र में सेफ्टी का दिन मना रहे हैं। हम देखते हैं पूरे देश में कम से कम ऐसे 12,000 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं और कई जाने इस एक्सीडेंट में जाती है। उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हमारे मंत्रालय का जो काम है, वो सब कम करने के लिए आज सेफ्टी दिन का जो महत्व है लोगों को बताने के लिए आज सेफ्टी दिन का आयोजन किया है। ये मैसेज जो है हर दिन सभी को, समाज के हर घर को जाने की जो बात है, तो ऐसे दिन मनाने के बाद उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह होता है। मंत्रालय पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि हादसे न हो, और हर एक ने एक ही मंत्रालय कुछ नहीं करते है लोगों के सहयोग के सिवाय, लेकिन लोगों ने सहयोग देना है और इसलिए मंत्रालय अपने अपने तरह से प्रयास कर रहा है। और ये जो एक्सीडेंट होते हैं तो कैसे हम कम कर पाए, जरूरत की और हम बढ़ पाए, इसलिए अपनी तकनीकी भी नई तकनीक आ रही है। और हमारा जो प्रयास है, आज हमने जो सेफ्टी किट का भी जो इनाग्रेशन किया हुआ है, जो सभी कर्मचारी को दिए जाएंगे, तो इसी तरह से एक्सीडेंट कम करने के लिए और हर एक ने अपने घर में भी सेफ्टी का जो ये है तो अपना आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अग्निमित्रा पॉल का आरोप 100 करोड़ खर्च कर भी परंपरा का अपमान। पश्चिम बंगाल के जगन्नाथ धाम दीघा में प्रसाद वितरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे टैक्स से लिए गए 100 करोड़ रुपए खर्च कर ये सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने मंदिर बनाया है, लेकिन ये कोई पारंपरिक मंदिर नहीं है, सिर्फ हिंदू वोटर के सीधे की चाल है। अग्निमित्रा पॉल ने प्रसाद की गुणवत्ता और धार्मिक परंपराओं का भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद महाप्रसाद होता है जिसमें 56 भोग होते हैं। यहाँ जो वितरण हो रहा है वे उस धार्मिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है। मैंने जी का एक बच्चा का जन्म से मृत्यु तक ये जो जर्नी होता है हमारा स्टेट में, पूरा जर्नी में ये पार्टी और स्पेशली ममता बनर्जी राजनीति करता है। आज हिंदू लोग को कोंठाशा कॉर्नर करके अत्याचार करना, कंप्लीट मुस्लिम अपीजमेंट, कंप्लीट अनार्की इन द स्टेट, नो लॉ एंड ऑर्डर, और उसमें सरकारी पैसा से, हमारे टैक्स का पैसा से बोल रहे हैं कि मंदिर बनाया है। वो मंदिर नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है हिंदू वोट के लिए कि वो हम लोग मंदिर बनाए हैं। कोई सरकार मंदिर नहीं बना सकते। आज 100 करोड़ रुपया, हमारा रुपया खर्चा करके आज बोल रहा है प्रसाद दे रहा है। जगन्नाथ का प्रसाद ऐसा नहीं होता है। जगन्नाथ का प्रसाद 56 भोग होता है, इसको महाप्रसाद बोला जाता है। 56 किस्म का खाना हर दिन पुरी का मंदिर जो असली धाम है वहां बनता है। आप 15 रुपया का एक मिठाई दे रहे, ये बात बोल सकते हैं, लेकिन वो भी विधर्मी का दुकान से बनाकर वो 15 रुपया का मिठाई, आज भी सुबह एक छवि आया मेरे पास, पैकेट के बगल में चप्पल रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है जगन्नाथ का मंदिर, जगन्नाथ का प्रसाद। और कल आज वो चले जा रहे वहां रस्सी टानेंगे, सारा कुछ हो रहा है वोट बैंक के लिए, क्योंकि
बंगाल के हिंदू लोग को समझ में आ गया है कि ये सरकार हिंदू के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का सरकार है। और मुसलमान भी समझ में आ गया है, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते हैं, अल्लाह को जो दिया जाता है वही हमारे लिए सब कुछ है, आप जगन्नाथ का मंदिर का प्रसाद हम लोग को मत भेजिए। कल बारुईपुर में हमारे कार्यकर्ता, हिंदू कार्यकर्ता प्रतिवाद किए ये प्रसाद को लेकर, उसको इतना मार मारा गया तृणमूल बने दुष्कृति ने, हॉस्पिटल बारुईपुर अस्पताल में भर्ती है, आज हम शाम को जाएंगे। तो पूरा जो विषय हो रहा है, कोई उन्नयन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स, घिनौना पॉलिटिक्स, सरकारी पैसा से, हमारी पैसा से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिल नेताओं का अनादरण देखना दुख, बोले डॉक्टर एस रामदास। पत्ताली मक्कल कांची PMK के संस्थापक डॉक्टर एस रामदास ने मुरुंग भक्त सम्मेलन के दौरान पेरियार और अनुदरण की आलोचना से जुड़े वीडियो पर गहरी नाराजगी जताई है। रामदास ने कहा, तमिलनाडु के सम्मानित नेताओं पेरियार और अनुदरई का इस तरह से अपमान होते देखना बेहद निराशाजनक है। चाहे वैचारिक मतभेद हो या राजनीतिक असहमति, लेकिन ऐसे महान व्यक्तियों का सार्वजनिक रूप से अनादरण करना समाज के लिए खतरनाक संकेत है। வருந்தக்கூடிய விஷயத்தை போய் எப்படி பார்க்கறது? தமிழ்நாட்டிலிருந்து மறைந்த, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தொண்டு செய்த, தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உள்ளங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அவர்களை யாராக, எந்த தலைவராக இருந்தாலும் அவர்களை கொச்சைப்படுத்துவது கூடாது. இதை அரசியல் கட்சி நடத்துகிற எல்லோருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். எந்த தலைவரையும், மறைந்த தலைவர்களை நான் கொச்சப்படுத்தக்கூடாது. கொள்கை வேறுபாடுகள், மாற்றங்கள், அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் இவர்களுக்கு ஒவ்வாமையாக, அதாவது முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் அதை இந்த கருத்துக்கு நான் மாறுபடுகிறேன் என்று சொல்லலாமே தவிர அந்த தலைவர்களை। अब वक्त तो चला है दर्शकों, छोटी सी ब्रेक। खबरें के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।